फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपकी आगे की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा चैनल सीटेट और यूपीटेट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाता है। सीटेट में आप लोगों ने पहले भी देखा होगा हमारे चैनल से पढ़कर कितने बच्चों ने सीटेट को क्रैक किया है। तो अगर आप भी सीटेट यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी दिनों से आपकी क्लासेज बंद थी, जिसका मुख्य कारण ये था कि मैं घर में थोड़ा बिजी था, इस वजह से आपकी क्लासेज नहीं ले पा रहा था। अब मैं पूरी तरह से फ्री हो गया हूँ। अब आपकी डेली प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग साइंस में एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग आज सीटेट, यूपीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती तीनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि सीटेट, यूपीटेट और इसके साथ साथ बिहार में एनसीईआरटी 6 to 8 से ही पूछा जाता है। तो हम लोग 6 to 8 को पूरा कवर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी कवर करवाएंगे, साइंस 6, 7, 8। तो आप लोग बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1, जिसका नाम है भोजन, या कहाँ से आता है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट यह है, संगठक क्या होता है। तो संगठक हम लोग किसे कहते हैं। तो भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग संगठक कहते हैं। मान लीजिए आपको घर में भोजन बनाना है, तो भोजन बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। आपको दाल की ज़रूरत पड़ती है, चावल की ज़रूरत पड़ती है, चावल के साथ साथ नमक की ज़रूरत पड़ती है, नमक के साथ जीरा की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब आपको खाना बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगठक बोलते हैं। जैसे आपको फिगर में दिख भी रहा होगा कि कई प्रकार इसमें मसाले दिए गए हैं, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। इसी को हम लोग संगठक कहते हैं। अब भोजन के स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो भोजन के स्रोत में भी आप लोगों ने देखा होगा, भोजन के स्रोत कई प्रकार के होते हैं। जैसे दूध हो गया, मटर हो गई, दाल हो गया, ये सब भोजन के स्रोत ही तो हैं। जैसे हर जीवन को दैनिक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जीवों को वृद्धि और मरम्मत करने के लिए विभिन्न पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। जीवों को यह ऊर्जा और ज़रूरी पदार्थ भोजन से मिलता है। तो हर जीव को दैनिक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और जीवों को वृद्धि और मरम्मत करने के लिए विभिन्न पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, और जीवों को यह ऊर्जा और ज़रूरी पदार्थ भोजन से ही मिलता है। हमें शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा, भोजन से ही तो मिलेगा। बिना भोजन के आप लोग जिंदा कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, धीरे धीरे आपकी शरीर पूरी तरह से कमज़ोरी जा जाएगी। तो इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं भोजन की विविधता। तो भोजन की विविधता में बात की जाए तो हम विविध प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, अंडे, मक्खन, मिठाई, चीज़ आदि। तो भोजन विविधता, हम विविध प्रकार के भोजन, कभी हम कुछ भोजन में कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, तो भोजन में विविधता पाई जाती है, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, अंडे, मक्खन, मिठाई, चीज़ आदि। भोजन के संगठक में बात की जाए तो किसी भी पकवान को पकाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग संगठक कहते हैं, पकवान का संगठक कहते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक संगठकों की ज़रूरत पड़ती है। अब चावल भात का उदाहरण लीजिए। चावल के लिए कच्चे चावल और पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए चावल के संगठक हैं चावल और पानी। वहीं सब्जी तरकारी बनाने के लिए सब्जी, पानी, नमक और मसाले की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सब्जी के संगठक कौन कौन से होंगे, सब्जी होगा, पानी होगा, नमक होगा एवं मसाले होंगे। इसी को हम लोग भोजन के संगठक बोलते हैं। जिस भोजन को बनाने में जिस जिस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है उसे हम भोजन का संगठक कहते हैं। आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है यह आप, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती की जो तैयारी थी की परीक्षा रद्द हुई थी, उसकी परीक्षा आपको जून में देखने को मिल सकती है। तो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो बिहार शिक्षक भर्ती में साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो पूरा एनसीईआरटी 6 to 8 से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं पूरा एनसीईआरटी 6 to 8 कवर करवाऊंगा। तो यार सीटेट, यूपीटेट या बिहार शिक्षक भर्ती तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे ही क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 समाप्त होगी, उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं खाद्य पदार्थों के स्रोत के बारे में। तो खाद्य पदार्थों के स्रोत की बात की जाए, जिन जिन चीज़ों से हमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आप देखिए, जैसे प्लांट हो गए,
पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? पौधों से हमें गेहूँ, धान, दाल, सब्जी तथा फल आदि मिलता है। जंतुओं से हमें क्या मिलता है? दूध, अंडा, मांस, घी, दही और पनीर आदि मिलता है। चावल से हमें क्या मिलता है? तो चावल से भी हमें चावल कार्बोहाइड्रेट का उच्च सोर्स है। पूरे भारत में चावल भोजन के रूप में बनाए जाते हैं। आटा से हमें क्या क्या मिलता है? गेहूँ, बाजरा, मक्का जो इत्यादि चक्की में पीस कर आटा बनाते हैं। गेहूँ को ज़्यादा बारीक पीसने पर मैदा बनती है और कम बारीक पीसने पर सूजी बनती है। तो ये भोजन के स्रोत हो गए। इसके अलावा गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है। खासकर उत्तर भारत में गेहूं की रोटी बनाते हैं। जो गेहूं का ही एक रूप होता है, इसके आटे से भी रोटी बनाई जाती है। बाजरा की खेती उत्तर भारत में ज़्यादा की जाती है, इसके आटे की भी रोटी बनाई जाती है। वहीं मक्का की बात की जाए तो मक्का के आटे का उपयोग रोटी बनाने में करते हैं। यह भी ऊर्जा और प्रोटीन का उच्च स्रोत होता है। इसके अलावा दाल हो गया, दाल प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। या बाज़ार में कई प्रकार की मिलती हैं। प्रमुख दालों में जैसे आपको अरहर की दाल मिल जाएगी, अरहर के दाल साथ चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल एवं मसूर की दाल। उसके अलावा भोजन में बात की जाए तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं। तो पौधे जो होते हैं हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं। तो पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। हम पौधे के कई भागों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों के भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे सीताफल के फूलों को चावल की पीठी में डुबोकर और तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। वहीं कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों के बीज में हमें तेल प्राप्त होता है, उसकी पत्तियों का उपयोग हम साग सब्जी बनाने के लिए करते हैं। भोजन के रूप पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होता है। तो पौधे जो होते हैं हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होता है। खाने योग्य भाग में बात की जाए तो कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे तना, जड़, फल, पत्ता एवं फूल आदि। जैसे आप लोग पौधे के भाग जो हम खाते हैं, हम देखेंगे फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो पौधों का हम फल खाते हैं, ठीक है, उसके बीज को भी खाते हैं, पुष्प को भी खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं। तो पौधों के भाग जो हम लोग खाते हैं, जैसे धान के पौधों के बीजों को हम चावल खाया जाता है, अतः धान के पौधों के बीजों के खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार गेहूं के पौधों से हमें गेहूं के दाने प्राप्त होते हैं। गेहूं को पीसकर आटा तैयार किया जाता है, जिससे रोटियां बनाई जाती हैं। अर्थात हम गेहूं के बीजों को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। आलू का तना खाया जाता है। आलू का उपयोग सब्जी के रूप में तथा चिप्स बनाने आदि में किया जाता है। मूली की जड़ खाया जाता है। मूली को हम लोग सलाद के रूप में खाते हैं। वहीं केला के पौधों का फल खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। केला एक प्रकार का फल होता है, परंतु केले के पौधों को फूल भी सब्जियां बनाने के काम में आया जाता है। वहीं लौकी का फल खाया जाता है। उसी प्रकार आम के फलों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में होता है। आम भी एक प्रकार का फल होता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का प्रचार आम जनों के रूप में किया जाता है। जैसे एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसका जिक्र पंचतंत्र की कहानी में भी हुआ है। पालक का पत्ता खाया जाता है। पालक के पौधों की पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। अमरूद के पौधों का फल खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रायः सभी फलों के पौधों का फल खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। सीताफल के फूल पकौड़े बनाए जाते हैं। अब हम लोग अंकुरण के बारे में बात करते हैं। अंकुरण क्या होता है? अंकुरण आप लोग सुना, बीज जो जम जाता है उसी को हम लोग अंकुरण कहते हैं। तो एक बीज जो होता है, जब भ्रूण का जो अनुकूल परिस्थितियों में एक समान पौधा देने में समर्थ हो, एक नन्हे पौधे का बाहर निकलना एवं विकसित होना ही अंकुरण कहलाता है। बीज से शिशु पौधों का उगाना अंकुरण कहलाता है। तो बीज से जो हम छोटे पौधे उगाते हैं उसी को हम लोग अंकुरण कहते हैं। जैसे आप लोग फिगर में देख भी रहे होंगे, हम लोगों ने बीज बोया, पौधा छोटा हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, इसी को हम लोग अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः आप लोग देखे होंगे, जब एक बीज को नमी युक्त मिट्टी में दबा दिया जाता है तो कुछ दिन बाद उसमें से एक नन्हा पौधा निकलने लगता है। इसको हम लोग सीडिंग भी कहते हैं या सीडलिंग भी कहते हैं। इसी प्रक्रिया को ही अंकुरण कहा जाता है। बीज के अंदर भ्रूण व खाद्य पदार्थ पाया जाता है तथा बीज बाह्य आवरण से ढका होता है। अगर बीज का भ्रूण जीवित हो तो उसे अनुकूल परिस्थितियों में मिल जाए तो वह बीज का बीज आवरण टूट जाए तो बीज आसानी से अंकुरित हो सकता है। अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट
और विटामिन ए, बी, सी एवं ई से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और इसमें मौजूद लवण शरीर की दूसरी आवश्यकताओं पर भी पूरा करते हैं। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक एवं मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं एवं अंकुर में बीजों का एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे हम लोग अंकुरन कहते हैं। अब मकरंद क्या होता है? तो मकरंद जो होता है या मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद मीठे रस से एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती है जो बाद में शहद बन जाता है। तो मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। मधुमक्खियों कीड़ों की श्रेणी में आती हैं। बहुत सारे देशों में गिरगिट, चींटियाँ, मेढक और कई अन्य सारे कीड़ों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में बात की जाए तो जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को जंतु या उत्पाद या जांतों उत्पाद कहा जाता है। जंतुओं से हमें अनेक तरह के खाद्य पदार्थ मिलते हैं जैसे कि दूध, दही, मक्खन, मिठाई, मछली, मांस, अंडे आदि। जंतुओं को उनसे प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ के लिए पालन किया जाता है। विज्ञान का एक विषय है पशुपालन, जिसमें पशुओं के पालन, उसके बेहतर नस्ल, उसकी देखभाल आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला होता है दूध देने वाले पशु। तो दूध देने वाले पशुओं की बात की जाए तो दूध देने वाले पशुओं में दुधारू पशु कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आप लोग गाय, भैंस, बकरी, ऊँट आदि देख सकते हैं। उसके बाद दूध का पीने में, मक्खन निकालने में, दही बनाने में, घी निकालने में, मिठाई बनाने में तथा अन्य कई खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। भारत दुनिया में दूध का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो भारत जो है दुनिया में दूध का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश माना गया है। मांस देने वाले पशु, मांस देने वाले पशुओं की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के पशुओं से हमें मांस प्राप्त होता है। कुछ जानवरों को मांस तथा अन्य खाद्य पदार्थ के लिए पालन किया जाता है जैसे बकरी, भेड़, खरगोश, मुर्गी, मुर्गा आदि। मांस प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है। कुछ जंतुओं को मांस के साथ अंडों के लिए भी पालन किया जाता है जैसे मुर्गी, बतख, तरकी आदि। जंतु जिनका पालन अंडों व मांस के लिए किया जाता है उन्हें हम पोल्ट्री बर्ड कहा जाता है। पोल्ट्री बर्ड के पालन का स्थान पोल्ट्री फार्म कहा जाता है। अब तीसरे पे आता है समुद्री खाद्य उत्पाद। जल में रहने वाले जीव अर्थात मछलियों से हमें मांस प्राप्त होता है। मनुष्य की एक बड़ी आबादी मछली पकड़कर उन्हें बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। मछली भोजन के रूप में प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है। मछली का पालन को हम लोग मत्स्य पालन या फिशिकल्चर भी कहते हैं। अब स्रोत के आधार पर भोजन का हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को पहला आता है शाकाहारी। तो जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें, जैसे हिरण, गाय, बकरी, खरगोश आदि, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तो जो जंतु केवल पादप खाते हैं जैसे हिरण, गाय, बकरी, खरगोश आदि, इनको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। उसके बाद पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्रियों को भी हम लोग शाकाहारी भोजन कहा जाता है जैसे चावल, गेहूँ, सब्जी आदि शाकाहारी भोजन कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मांसाहारी। तो जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी आदि, इनको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। वैसे खाद्य पदार्थों से तैयार भोजन जो जांतों स्रोत से प्राप्त होते हैं मांसाहारी भोजन कहा जाता है जैसे मांस, मछली, अंडा आदि। वैसे व्यक्ति को जांतों स्रोत से प्राप्त होने वाले भोजन करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। हालांकि दूध तथा दूध से बने पदार्थ का स्रोत जंतु है परंतु ये शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आते हैं। तो दूध या दूध से बने जो पदार्थ हैं स्रोत, इनका जो स्रोत होता है जंतु के द्वारा मिलता है, लेकिन इनको हम लोग शाकाहारी भोजन के अंतर्गत माना जाता है। उसके बाद तीसरा आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी या जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों का भोजन प्राप्त होता है उनको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी या दोनों को ही खाते हैं जैसे मनुष्य, कौवा, कुत्ता आदि, इनको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु होते हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। जानवर जो पौधों तथा जंतु दोनों स्रोतों से प्राप्त सामग्री का भोजन करते हैं सर्वाहारी जंतु या ओमनिवोरस कहलाते हैं। उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, चूहे, कौवा आदि। मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु माना गया है। मनुष्य को हम लोग सर्वाहारी जंतु के रूप में मानते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। यह सेशन सीटेट के साथ साथ यूपी टेट के अलावा सुपर टेट,
सुपर टेट के साथ साथ आपका बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 3.0 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर बिहार शिक्षक भर्ती की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जुलाई में बीपीएससी तैयारी 3.0 का जो पेपर कैंसिल हुआ था, अगर उसकी पेपर देने वाले हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो 6 to 8 से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं एनसीईआरटी 6 to 8 का पूरा साइंस, इसके अलावा आप लोग एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी 6 to 8, एसएसटी 6 to 8 पूरा कवर करवाऊँगा। एक साथ यूपी टेट में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यूपी टेट या सुपर टेट, जहाँ भी आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए जो भी तैयारी करते हैं, इसके अलावा जहाँ भी आप लोग को एनसीईआरटी से प्रश्न बनते हैं, चाहे यूपीएससी हो गया, तो यह क्लास हर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी, सीटेट और यूपी टेट के लिए। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तथा आप क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग इस लिंक से जुड़ जाइए। यहीं पे आपको क्लासेज की सारी नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।